बीजेपी फिलहाल प्रेस वार्ता कर रही है, सीधा आपको लिए चलते हैं। पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कैंडिडेट का चयन प्रक्रिया, तो इस चयन प्रक्रिया के लिए हम सब लोग बैठे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में सभी बातों की चर्चा हुई। कई नाम हमारे पास आए जिन पर चर्चा हुई, बड़ी वृहद चर्चा हुई। सभी दृष्टि से चर्चा में समाज की दृष्टि से, देश की आवश्यकता, बाकी सारी चीज़ों को देख करके सभी नामों पर बड़ा गौर किया गया। लेकिन सभी नामों पर गौर करने के बाद हम सब लोग और भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जगदीप धनखड़ जी, श्री जगदीप धनखड़ जी, ये वेस्ट बंगाल के अभी गवर्नर हैं और लगभग 3 दशक तक सार्वजनिक जीवन में इन्होंने काम किया है। धनखड़ जी एक साधारण परिवार से, किसान पुत्र, एग्रेरियन परिवार से, किसान की भूमि से आते हुए अपने जीवन में सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने अपने जीवन में उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने में और सामाजिक जीवन के रूप में देश की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसा मैंने बताया कि वो एक किसान परिवार को बिलोंग करते हैं और उनका लालन पालन झुंझुनू के एक डिस्ट्रिक्ट के गांव में वहाँ हुआ और गांव के स्कूल से पढ़ाई करते हुए उन्होंने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से अपनी शिक्षा ली। बाद में वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स की उन्होंने पढ़ाई की और साथ में एलएलबी किया। वह फर्स्ट जनरेशन के प्रोफेशनल हैं, यानी वकालत के रूप में वो फर्स्ट जनरेशन में वकील बने और बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने आप को राजस्थान हाई कोर्ट में एक सक्षम वकील, एक प्रसिद्ध वकील के रूप में स्थापित किया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने अपना नाम एक वकील के रूप में स्थापित किया। सो ही इज़ ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर, फर्स्ट जनरेशन प्रोफेशनल और सार्वजनिक जीवन में आने से पहले वो एक प्रतिष्ठित वकील के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। वो सुप्रीम कोर्ट में वकील थे जब उन्होंने पहली बार लोकसभा 1989 में झुंझुनू से चुनाव लड़ा और वहाँ से वो विजय हासिल की और बाद में वो 1990 से लेकर के 1993 तक वह पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री रहे और बाद में वो राजस्थान के किशनगढ़ कंस्टिट्यूएंसी अजमेर डिस्ट्रिक्ट से विधानसभा के भी सदस्य रहे और उनका एक लंबा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रहा है। हम सब जानते हैं कि वो जुलाई महीने 2019 में उन्होंने राज्यपाल का पद वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद को संभाला एज गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल और हम जानते हैं कि उनकी छवि पीपल्स गवर्नर, लोगों के गवर्नर, लोगों के दिल पर राज करने वाले ऐसे शख्सियत के रूप में वो राज्यपाल के रूप में स्थापित हुए हैं और उन्होंने जिस तरीके से सार्वजनिक जीवन में सेवा की है और लंबे समय तक सेवा की है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने ये तय किया कि किसान पुत्र, साधारण परिवार से बढ़ते हुए फर्स्ट जनरेशन के प्रोफेशनल, फुल्ली इक्विप्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी और जिनका सार्वजनिक जीवन में एक बहुत ही अच्छा योगदान रहा है, ऐसे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपना उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट का प्रत्याशी घोषित करती है और आगे चल करके उनके नॉमिनेशन की तारीख भी तय होगी और फिर चुनाव के दृष्टि से तैयारी होगी। मुझे यही आप सबको बताना था। श्री जगदीप धनखड़ हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो बीजेपी ने घोषित किया उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, जिनको चुना गया है। जगदीप धनखड़ होंगे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। और इससे पहले हमने देखा था नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ठीक राष्ट्रपति चुनाव के पहले की ये तस्वीरें हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए जगदीप धनखड़ पहुंचे थे। और ऐसे में अब बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया है और बीजेपी ने घोषित कर दिया है उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। जेपी नड्डा को आप इस वक्त सुन रहे थे। जगदीप धनखड़ होंगे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। बीजेपी संसदीय बोर्ड में यह फैसला लिया गया है। और फिलहाल जिन दो नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही थी, मणिपुर के गवर्नर और दूसरे तेलंगाना के राज्यपाल, उन पर सहमति नहीं बनी और यहां पर एक अलग नाम देखने को मिला। जगदीप धनखड़ होंगे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और बीजेपी ने उनको चुना है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और उसके बाद यह फैसला लिया गया। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये इस फैसले से पहले मुलाकात जब हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जगदीप धनखड़ की, उसी समय क्यास लगाए जा रहे थे कि क्या ये मुलाकात किस राजनीतिक मायने लेकर सामने आएगी। और अब ये फैसला सामने आ गया है। तो जगदीप धनखड़ होंगे अगले उपराष्ट्रपति। जगदीप धनखड़ अभी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं, राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। राजस्थान में जाट आरक्षण दिलाने में भी अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। और अजमेर से कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव भी जगदीप धनखड़ लड़ चुके हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। और जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे और जेपी नड्डा ने बड़ा ऐलान आज किया है। जगदीप धनखड़ होंगे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। बड़ी खबर आपको बता दें, 1989 से 1991 तक झुंझुनू से जनता दल से सांसद रहे। 2003 में बीजेपी में आए और बीजेपी संसदीय तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया है। बीजेपी ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है। जगदीप धनखड़ एनडीए के उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार होंगे और उपराष्ट्रपति बनेंगे। इससे पहले द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के लिए नामित किया गया था और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाएगी बीजेपी, ऐसा ऐलान किया गया था। और अब उपराष्ट्रपति पद के लिए भी ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। इस बैठक की बात करें तो बैठक में पीएम मोदी और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बड़े नेता, जेपी नड्डा मौजूद थे। और जगदीप धनखड़ को बता दें कि उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। देवेंद्र पाराशर हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलेंगे सीधे। देवेंद्र, एक बार फिर से बीजेपी ने चौंकाया है, एक नाम के साथ जगदीप धनखड़ का नाम सामने आया है उपराष्ट्रपति के लिए। जी हाँ, बिल्कुल विवेक, जो अंदाजा पार्टी के कॉरिडोर में लगाया जा रहा था उसमें ऐसा कहा जा रहा था कि दक्षिण भारत से हो सकती हैं या अलग अलग नाम आ रहे थे, लेकिन इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए उस नाम का चयन किया गया। और इस नाम के पीछे अगर वजह की बात करें तो ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद सबसे बड़ी वजह ये रही होगी कि क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं तो हाउस कौन बेहतर तरीके से चला सकता है, उस लिहाज से उस योग्यता के आधार पर जगदीप धनखड़ का चयन किया गया है। क्योंकि जैसा कि प्रोफाइल में ही बताया जा रहा था, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब उनके नाम का अनाउंसमेंट कर रहे थे तब भी उन्होंने इस बात को दोहराया कि वो फर्स्ट जनरेशन प्रोफेशनल हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लॉयर रहे हैं, लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं, पश्चिम बंगाल में गवर्नर अभी लगातार गवर्नर के तौर पर 2019 से काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें उन्हें एक वर्सटाइल एक्सपीरियंस देती है राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर। जब वहाँ पे उपराष्ट्रपति के तौर पर जब चेयरमैनशिप का पद संभालेंगे और वहाँ पे हाउस चलाना होगा तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी मैसेजिंग इस लिहाज से पार्टी ने तय किया होगा कि ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो कि हाउस बेहतर तरीके से चलाए। हालांकि राजस्थान के जाट कम्युनिटी से आते हैं और जाटों को लेकर देखें तो उसका पॉलिटिकल मैसेजिंग ऑलरेडी रहता है। उनके अपने दामाद अभी लोकसभा में सांसद हैं, लेकिन अब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनेंगे। और जाहिर तौर पर क्योंकि नंबर्स ऐसे हैं कि न सिर्फ क्योंकि वो एनडीए के उम्मीदवार हैं, बहुत आसानी से वो जीतने वाले हैं, तो उस लिहाज से पार्टी ने ऐसा फैसला किया है जो कि हाउस चलाने को लेकर मैसेजिंग से ज्यादा इसमें मुझे ये दिख रहा है कि हाउस कैसे बेहतर तरीके से चलाया जा सके। क्योंकि राज्यसभा को आप देखें तो वहां पर क्योंकि ये माना जाता है कि उच्च सदन है और नियम कानूनों की
व्याख्या वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। लोकसभा की तुलना में कई गुना ज़्यादा नियम कानूनों की व्याख्या वहाँ पर राज्यसभा में आपको देखने को मिलती है। ऐसे में चेयर पर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि उन सारी चीज़ों को, तकनीकी बारीकियों को बखूबी समझ सके, कानूनी प्रक्रियाओं को, नियम की प्रक्रियाओं को बखूबी समझ सके। जगदीप धनखड़ की प्रोफाइल को देखिए, वो कांग्रेस में भी रहे, 2003 में बीजेपी में आए, इसके अलावा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ एक बेदाग छवि के नेता भी माने जाते हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं और जाट आरक्षण में बड़ी भूमिका रही। एक वर्सेटाइल इमेज है जैसा कि आप बात करें, लेकिन देवेंद्र ये बात भी तो सही है कि राजनीति में कोई भी फैसला सिर्फ एक नजरिए के साथ नहीं होता है। जी, सवाल दोहराएं फिर से। मैं देवेंद्र ये जानना चाह रहा हूं कि वर्सेटाइल भूमिका रही है जगदीप धनखड़ की, कांग्रेस में भी रहे हैं, 2003 में बीजेपी में आए, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, लेकिन इतना वर्सेटाइल उनका एक करियर होने के बावजूद सवाल ये कि राजनीति में कोई भी फैसला सिर्फ एक नजरिए के साथ नहीं होता है, इसके पीछे की रणनीति क्या है? देखिए, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि एक चीज तो ये देखा जाता है कि क्योंकि राष्ट्रपति पद पर बीजेपी मूल के कैडर ऑलरेडी हैं जो कि कैंडिडेट है वहाँ पे द्रौपदी मुर्मू, तो उस लिहाज से उपराष्ट्रपति पद के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं रही थी कि जो संघ का स्वयंसेवक हो या मूल भाजपाई हो उसे ही चुना जाए, क्योंकि उपराष्ट्रपति सिर्फ एक सिंबल के लिए नहीं होता बल्कि वहाँ पर आपको एक हाउस चलाना होता है। वो हाउस जो कि हाल के दिनों में आप देख रहे हैं कि नंबर्स के हिसाब से एनडीए की स्थिति की तुलना में विपक्ष वहाँ पे कई बार बहुत ज्यादा मजबूत दिखता है, मजबूत रहता भी है, नंबर्स में थोड़ा आगे भी है। तो इन सारी परिस्थितियों में हाउस को बेहतर तरीके से चला पाना, वहाँ राज ज्यादा होती है। आपको याद होगा कि पिछली बार किस प्रकार से जब वेंकैया नायडू चेयरमैन थे और एक बिल को लेकर कितना ज्यादा हंगामा हुआ, मार्शल से धक्का मुक्की हुई, सांसदों ने धक्का मुक्की की, वो बहुत सारी चीजें रही थी। तो वैसे कंडीशन में हाउस कौन बेहतर चला सकता है, ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया था। दूसरी चीज कि जैसे पहले मैंने आपको बताया कि कोई जाट कम्युनिटी से आते हैं तो वो एक मैसेजिंग तो रहता ही है, वो तो किसी फैसले में रहता है, लेकिन ये जो फैसला आज पार्टी ने किया है इसमें ऐसा लगता है कि जैसे दक्षिण भारत का कैडर, दलित कैडर, महिला कैडर, इन सारे फैक्टर्स को जो कि सिंबॉलिक फैक्टर्स ज्यादा होते हैं पॉलिटिकली, उनको दरकिनार करते हुए ऐसे व्यक्ति का चयन किया गया है जो कि ज्यादा बेहतर तरीके से हाउस चला सके। हालांकि टीएमसी के सांसद जो कि ऑलरेडी राज्यसभा में बहुत ज्यादा आक्रामक रहते हैं, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं के साथ वहां के राज्यपाल की एकदम एक तरह से तनातनी जग जा ही रहे, और उस कंडीशन में निश्चित तौर पर आज टीएमसी नेताओं को शायद बहुत अच्छा नहीं लगेगा जब उन्हें एनडीए कैंडिडेट के बारे में पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में अभी तक जिनके साथ वो तनातनी कर रहे थे अब वो राज्यसभा के चेयरमैन पे बैठेंगे, और वहां पर फिर आप देखेंगे एक अलग तस्वीर कि टीएमसी की लगातार, क्योंकि एक कड़वाहट कहीं ना कहीं वो कैरी फॉरवर्ड होती है, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन क्योंकि इनका एक्सपीरियंस बहुत वर्सेटाइल है और उस लिहाज से माना जा सकता है कि बेहतर तरीके से हाउस चलाने में सक्षम रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत दिलचस्प बात बता रहे हैं पश्चिम बंगाल के नेता, जैसे कि आपने कहा कि टीएमसी के नेता जो कि राज्यसभा में हैं, मौजूद हैं, और जब वो जगदीप धनखड़ आएंगे तो खैर वो चीजें उस वक्त देखी जाएंगी। देवेंद्र, आप बने रहिए, एक बार दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी खबर क्या है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एनडीए ने अपने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। उपराष्ट्रपति के लिए जगदीप धनखड़ का नाम आगे किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे। एनडीए की तरफ से बड़ी बैठक चल रही थी, बैठक के बाद जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष ने इस बात का ऐलान किया। फिलहाल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ ही एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं और राजस्थान से आते हैं। बड़ी बात यह भी है, राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं, राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और राजस्थान में जाट आरक्षण दिलाने में बहुत अहम भूमिका रही है। 1989 से 91 तक झुंझुनू से जनता दल से सांसद रहे, अजमेर से कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके और 2003 में बीजेपी आ गए थे, अजमेर के किशनगढ़ से विधायक बने थे। देवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, इसे क्या मास्टर स्ट्रोक माना जाए विपक्ष के लिए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम जिस तरह से बीजेपी ने आगे किया है? और अगर राष्ट्रपति वाले कैंडिडेट के हिसाब से देखें तो पॉलिटिकल मैसेजिंग के हिसाब से वैसा मास्टर स्ट्रोक वाली बात नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसा कि हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हाउस आपको चलाना होता है। और इसमें आप देखें कि राज्यसभा के नंबर्स की जो मौजूदा स्थिति है वहाँ पर विपक्ष हमेशा हेड ऑन करता है सरकार के साथ, सत्ता पक्ष के साथ। ऐसे में चेयर पर ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए और वैसा व्यक्ति होना ज़्यादा मुफीद रहता है।
अगर उसका अपोजिशन कैंप में भी उसी प्रकार से कम्युनिकेशन हो, एक्सेस की जो बात कही जाती है कि पर्सनल इक्वेशन के आधार पर अगर आपका कोई एक्सेस है तो हाउस को ज़्यादा बेहतर तरीके से आप तब चलाने में सक्षम होते हैं जब गतिरोध बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो। और वहाँ पर जगदीप धनखड़ के लिए टीएमसी को अगर थोड़ा साइडलाइन कर दें तो वहाँ पर उनके लिए शायद ज़्यादा आसान काम होगा अपोजिशन तक भी रीच आउट करना। हालांकि ये काम होता है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का सत्ता पक्ष की तरफ से, लेकिन चेयर की तरफ से स्वाभाविक तौर पे चेयरमैन का ही काम रहता है और वहाँ पर उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि सभी पक्षों को आप किस प्रकार से समझाकर हाउस को बिना गतिरोध के, बिना कार्रवाई बाधित हुए चला सकें। वहाँ पर उनका ये जो प्रोफाइल है, जैसे अंदाजा लगाइए कि अगर कोई संघ मूल का व्यक्ति उस पद पे बैठे और उसको रीच आउट करना हो अपोजिशन कैंप में तो उसके लिए ये काम इतना आसान नहीं रहेगा, लेकिन उसकी तुलना में अगर धनखड़ को रीच आउट करना हो तो उनके लिए शायद ज़्यादा अपेक्षाकृत ज़्यादा आसान लगे। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस पद के उम्मीदवारी को लेकर उनके पक्ष में ज़्यादा तर्क दे रही होंगी, ज़्यादा वजन दे रही होंगी, जिसके चलते प्रधानमंत्री जिस बैठक में मौजूद थे, संसदीय बोर्ड की बैठक, उसमें इनके नाम पर मुहर लगाया गया है। विवेक, देवेंद्र, जगदीप धनखड़ के बारे में भी जरा दर्शकों को बताएं कि किस तरह के नेता हैं और कितनी बड़ी जिम्मेदारी, हालांकि बहुत वो राज्यपाल रहे हैं, इससे पहले विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, बहुत बड़ा करियर है और उनकी छवि बेदाग रही है, लेकिन फिर भी एक बार दर्शकों को तफसील से बताएं जगदीप धनखड़ के बारे में। अब एक दो तीन चीज़ अगर आप देखें तो उससे समझ में आ गया कि उनकी पर्सनैलिटी के ये थोड़े ऐसे पहलू हैं जो कि उनको अलग बनाते हैं। पहली बात तो ये कि कम्युनिकेशन में वो बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब ये कि अगर पर्सन टू पर्सन भी अगर आप उनको कम्युनिकेट करना चाहें तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे अभी के समय में भी जब वो गवर्नर हैं और उनसे अगर कोई क्वेरी की जाए तो यथासंभव वो रिस्पॉन्ड करते हैं। दूसरी चीज़ की सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को भी आपने देखा होगा कि उसमें वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। उसके पीछे भी वजह यही रहती है कि वो हर एक इन्फॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में जनता के बीच रखने में विश्वास करते हैं। तीसरी चीज़ उनकी जो खासियत मुझे समझ में आती है कि नियम कानून को लेकर, क्योंकि एडवोकेट रहे हैं, बैकग्राउंड वैसा ही रहा है, तो नियम कानून को लेकर बहुत ज़्यादा पार्टिकुलर रहते हैं और हर एक नियम कानून की व्याख्या बहुत गहराई और सूक्ष्मता के साथ करते हैं। चौथी चीज़ की हेड ऑन में बहुत हिचकते नहीं है, उनको इस बात की परवाह नहीं रहती। अगर उनको ये समझ में आता है कि नियम कानून के हिसाब से जो चीज़ सही है तो फिर वो उसके हिसाब से जानते हैं और जनता के बीच एक कम्युनिकेशन का उनका ऑलरेडी का प्रोफाइल रहा है। तो ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पर धनखड़ के व्यक्तित्व को थोड़ा अलग बनाती हैं। बिल्कुल, और जब उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे तो राज्यसभा की कार्यवाही जब चलेगी तो वो भी देखनी बड़ी दिलचस्प होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए देवेंद्र पराशर और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।